नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा की बसंत भाग 3 का दूसरा अध्याय कामता नाथ द्वारा रचित कहानी लाख की चूड़ियों का पहला भाग। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो चलिए, ये है हमारी बसंत भाग 3 8वीं कक्षा की पुस्तक का अध्याय 2 लाख की चूड़ियाँ। कामता नाथ द्वारा लिखी कहानी लाख की चूड़ियाँ, जिसमें मशीनी युग का लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ लेखक अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि मैं अपने जब मामा के घर जाता था तो वहाँ पर मुझे एक बदलू नाम का व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह की जो लाख की चूड़ियाँ बनाकर, लाख की जो गोलियाँ बनाकर, रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देता था। तो लाख होता एक पदार्थ होता है जिसको पिघलाकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। तो जो बदलू नाम का व्यक्ति था वह भी लाख को पिघलाकर चूड़ियों का आकार देता था, और उन्हीं चूड़ियों को बनाते समय अगर कोई लाख का जो हिस्सा बच जाता था, जो आकार देते समय बच जाता था, तो उन्हीं से वो गोलियां बना दिया करता था, जो लेखक के मन को और बाकी बच्चों के मन को भी बहुत मोहती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब यहाँ लेखक कहता है कि बदलू काका, क्योंकि उनके मामा के, जब वो अपने मामा के घर जाता तो बदलू से मिलता था, यानी कि मामा के गांव का ही जो व्यक्ति था वो बदलू था। तो कहते हैं कि उस परंपरा के तहत जो बदलू थे वो मेरे मामा लगते थे, लेकिन गांव के सभी बच्चे उन्हें, यानी कि बदलू को, बदलू काका कहकर बुलाते थे। इसलिए लेखक भी बदलू को मामा न कहकर काका कहकर ही बुलाते हैं। मामा की जगह क्या कहते हैं, बदलू काका कहकर बुलाते हैं। जैसा कि गांव के बच्चे कहते हैं, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। सहन होता है आंगन, घर के आंगन। अब ये बदलू के जो घर है उसकी व्यवस्था बता रहा है कि किस प्रकार का उनका जो बदलू का मकान था वो बहुत ऊंचा था, जो लेखक बता रहे हैं। और जो मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था, और आंगन में एक बहुत ही पुराना सा नीम का वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 देखिए, अब इसमें लेखक कह रहा है कि पहले तो घर की व्यवस्था बता रहा है कि कैसा है, नीम का वृक्ष है, उसके नीचे बैठा अपना काम करता था कौन, बदलू। बगल में वहाँ क्या थी, एक भट्टी थी, और जिसमें वो लाख पिघलाया करता था, और सामने एक लकड़ी की चौखट थी। चौखट एक लकड़ी का चौरस, ऐसे एक चौरस नुमा एक भाग बना हुआ होता है, जिसके ऊपर जो बदलू था वो जो लाख की चूड़ियां थी उन्हें आकार देता था। मुलायम होने पर उसे सलाख के समान, सलाख एक पतली लोहे की सलाई होती है, ठीक है, उसके सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार के पास में चूड़ी के आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार आकार के बेलन नुमा मुंगेरिया रखी जाती थी। कुछ मुंगेरिया लकड़ी का एक बेलन नुमा ही एक लकड़ी की बनी होती हैं, जिसके
मतलब वो विभिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि जो चूड़ियां हैं उसे छोटी जो लड़कियां होती हैं वो भी पहनती हैं, बड़ी औरतें भी पहनती हैं, किसी का हाथ पतला होता है, तो अलग अलग आकार की चूड़ियां बनाने के लिए वो अलग अलग बेलन नुमा मुंगेरियां रखी जाती थी। और जो मुंगेरियां थी उनके ऊपर क्या किया जाता था, जैसे ही जो लाख था पतला गर्म होता था तो उन बेलन के ऊपर उन मुंगेरियों को एक आकार यानी गोलाई का आकार दिया जाता था। कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। जो मुंगेरियां होती थी वो क्या होती थी, आगे से कुछ पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। मतलब जब वह ये सब कुछ कर लेता था, आकार देता था, तो उसके पश्चात यानी उसके बाद जो बदलू था उन चूड़ियों को क्या देता था, रंग देता था। बदलू बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया चारपाई होती है, तो बदलू चारपाई पर बैठकर उस काम को करते थे और बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। किसका, लेखक का। किसके पास पास बीतता समय, बदलू के पास। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब लेखक बता रहा है कि वो वह जब जाता था बदलू के पास गोलियों के चाव में कि उन्हें रंग बिरंगी जो गोलियां हैं वो जो है बदलू से मिलेंगी, लेकिन सिर्फ जो रंग बिरंगी गोलियां ही नहीं थी। जो लेखक है वो जो बदलू जो काम करता थे चूड़ियां बनाने का, उसको मतलब टकाटक एक नज़र से उसे देखते रहते थे भी ये किस प्रकार से चूड़ियां बनाते हैं, और उनको देखने में लेखक को बहुत ही आनंद आता था। वह देखता था कि जो बदलू है वो घंटों घंटों बैठकर चूड़ियां बनाता था और हर रोज 4-6 जोड़े बनाता था, और अंतिम में जब जोड़ा पूरा हो जाता था तो उनको बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप लगातार उन्हें देखते रहते और खुश होता रहता। और जो बेलन था उसको नववधू यानी कि नई, जिसका नया नया विवाह हुआ होता है, नव विवाहित की कलाई जैसी वो बेलन थे, ऐसा लगता था कि जैसे नव विवाहित के कलाई में चूड़ियां पहनाई गई हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार होता है चूड़ी बेचने वाला, जैसे मोची होता है जूते वाला, तो ऐसे एक नाम है कि बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। पैतृक होता है पुश्तैनी, विरासत में मिला हुआ, यानी कि अभी जो काम दादा ने किया है फिर वही उसका बेटा करेगा, फिर वही काम उसका बेटा करेगा, मतलब विरासत में मिला हुआ पेशा, धंधा, जो भी काम है वो विरासत में मिला हुआ। तो जो चूड़ियां बनाने का बदलू का काम था वो पैतृक पेशा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। मतलब वो चूड़ियों की बिक्री भी बहुत ज़्यादा थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। अब बदलू कहता है कि उनकी चूड़ियों की इतनी बिक्री थी कि उनके गांव की स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियां नहीं पहनती थी, बल्कि आसपास के जो औरतें थी वह भी उनसे चूड़ियां खरीद कर ले जाती थी। परंतु जो बदलू था उनका जो चूड़ियां बेचने का एक नियम था। अब देखिए वह नियम क्या था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। अब लेखक कहता है कि जो बदलू का जो चूड़ियों बेचने का तरीका था वह वस्तु विनिमय क्या था। वस्तु विनिमय होता है वस्तु का आदान प्रदान, यानी वस्तु के बदले में ही वस्तु को खरीदना और वस्तु के बदले में ही वस्तु को बेचना। कहने का भाव ये है कि जो लोग थे वो क्या करते थे, अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था, बल्कि चूड़ियों के बदले अनाज लेता था। अब देखिए बदलू का स्वभाव कैसा था वो बताते हैं।
लेखक बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। अब लेखक कहता है कि बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा था, क्योंकि वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जीत पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई भी उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। अब लेखक कहता है कि वह बहुत सरल और सीधे स्वभाव का था, और अगर कोई उनसे मुफ्त में चूड़ियां ले जाता तो वह सारी उम्र मुफ्त में चूड़ियां दे देता था। लेकिन जैसे वस्तु विनिमय विनिमय का नियम, बदलू का अपना नियम था कि वह पैसे नहीं लेके वस्तु के बदले चूड़ियां देता था। ठीक उसी प्रकार से बदलू क्या करता था, एक जिद करता था। कब? जब शादी विवाह का अवसर होता था तो उनको ये लगता था सुहाग के जोड़े का तो महत्व ही कुछ और होता है, और जो व्यक्ति सुहाग का जोड़ा बना कर देता है उसकी तो हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। इसलिए बदलू शादी विवाह के अवसर पर किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ता था। मतलब हर काम जो उसकी इच्छा होती थी वह मांग लेता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। अब लेखक एक समय का एक वाक्य बता रहा है जिससे लेखक जो बदलू की जिद का पता लगता है। लेखक कहता है कि उनके मामा के यहाँ एक बार लड़की का विवाह था, और एक जरा सी बात पर ही मतलब बदलू की कोई बात नहीं मानी होगी, तो उन्होंने जिनके घर विवाह था तो बदलू क्या हो गया, बिगड़ गया, गुस्सा आ गया, और फिर उसको मनाने में, बदलू को मनाने में लोहे लग गए। मतलब बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, बहुत मेहनत लगी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था, मतलब जो जोड़ा कभी मुफ्त में दे देता था बदलू, वही विवाह के समय में इतना महंगा हो जाता था कि उस जोड़े के बदले में बदलू की घरवाली के कपड़े, ढेरों अनाज, और बदलू के लिए पगड़ी और रुपए भी अलग से दिए जाते थे। अब देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। यदि संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ होती, अब लेखक कहता है कि जो बदलू है उसे संसार में वो सरल स्वभाव का था, किसी से झगड़ा नहीं करता था, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं रखता था। लेकिन अगर उसे किसी चीज से चिढ़ थी, ईर्ष्या थी, तो वो सिर्फ कांच की चूड़ियों से थी। वह अगर किसी के स्त्री, किसी महिला के हाथ में कांच की चूड़ियां देख लेता तो मतलब उसको अंदर ही अंदर इतनी ईर्ष्या होती, इतना दुख होता, वह कुंठित हो जाता था, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। मतलब जिस महिला ने कांच की चूड़ियां पहनी हो उसको भला बुरा भी कह देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। अब ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। किसके लिए? बदलू के लिए। कि जो बदलू है वो लेखक से घंटों बातें किया करता था। अच्छा, क्या बातें करता था? कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियां पहनने तो मोच न आ जाए। अब लेखक कहता है कि जो बदलू है वो मुझसे घंटों बातें करता था, और बातें क्या करता, कभी पढ़ाई के बारे में पूछ लेता, और कभी यूं ही शहर में कैसा जीवन है उसके बारे में पूछ लेता, और कभी मतलब उससे जो जब लेखक ये कहता कि जो शहर की औरतें वो तो कांच की चूड़ियां पहनती है, तो बदलू एक व्यंग करता, उस पर कटाक्ष करता, और कहता कि लल्ला शहर का क्या है, शहर और गांव में तो बहुत फर्क है। शहर में तो जो औरतें उनको शर्म नहीं है, वो तो जो मर्द है उनके हाथ पकड़कर घूमती रहती हैं, और फिर कहता है कि उनकी तो जो कलाई है मतलब वो बहुत नाजुक होती हैं, तो जो मेरी बनाई हुई लाख की चूड़ियां हैं उससे पहनने तो उनकी जो शहर की महिलाएं हैं उनके हाथों में मोच आ सकती है। मतलब ये एक प्रकार का व्यंग करता है, क्योंकि जो बदलू है उनको कांच की चूड़ियों से क्या है, चिढ़ है। तो इस प्रकार यह हमारा बसंत भाग 3 8वीं कक्षा का द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय, कामता नाथ द्वारा रचित कहानी लाख की चूड़ियों का
पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।